अस्सलाम वालेकुम। अब है चैप्टर नंबर 2 फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स डी से ड्रग्स दैट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। रिसेप्टर में याद रखना है कि ड्रग जो है ना रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है और बायोलॉजिक सिस्टम में चेंजेस प्रोड्यूस करवाती है। इफेक्टर क्या होते हैं? इफेक्टर वही होते हैं जो ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है ना, इनको ट्रांसलेट करता है टू चेंज इन द सेलुलर एक्टिविटी। लाइक एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है, ये जाके साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाता है। फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्रोंकोडाइलेशन होती है। इसी तरह टेरोसिन काइनेज इफेक्टर एंजाइम इज़ अ पार्ट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर। ये हो गया। इसके बाद एगोनिस्ट होते हैं और एंटागोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट वो होते हैं अ ड्रग दैट एक्टिवेट्स इट्स रिसेप्टर अपॉन बाइंडिंग, यानी कि उसकी ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाती है एगोनिस्ट में। एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवा देते हैं बाय बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर साइट्स। अब एंटागोनिस्ट की टाइप्स आ जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट में पहली जो होती है ना फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट होती है ड्रग दैट बाइंड्स विदाउट एक्टिवेटिंग इट्स रिसेप्टर एंड देयर बाय प्रिवेंट्स एक्टिवेशन बाय एन एगोनिस्ट। इसमें दो टाइप्स होते हैं, फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में याद रखना है कि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट दैट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट फेंटोलामीन। इरिवर्सिबल में ये होता है फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट दैट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग एगोनिस्ट कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल फेनॉक्सीबेंजामीन। अब फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में याद रखना है कि a drug that counters the effect of another by binding to a different receptor and causing opposing effects, like bronchoconstrictor action of histamine antagonized by epinephrine. Chemical antagonist में याद रखना है drug that counters the effect of another by binding the agonist drug, not the receptor, like pralidoxams used in organophosphate antagonism के तौर पे versus organophosphate antagonism. इसके बाद allosteric agonist, a drug that binds to receptor molecule without interacting with normal agonist binding but alters the response to the normal agonist. इसमें फ्लूमेज़ानिल याद रखना है कि फ्लूमेज़ानिल ऑन बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर्स, यानी बेंजोडाज़ेपिन्स का जो एंटीडोट है वो फ्लूमेज़ानिल है। अब ये हो गया। इसके बाद दो तीन टर्म याद रखनी है, फिर हम ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व और काउंटर डोज रेस्पॉन्स कर्व पढ़ेंगे। आपको एफिकेसी में ये है कि जो ड्रग दे रहे हैं उसका मैक्सिमम इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम एफिकेसी कहते हैं, और उस मैक्सिमम इफेक्ट का जो 50% इफेक्ट रेस्पॉन्स होता है उसको हम पोटेंसी कहते हैं। अब ये एफिकेसी और पोटेंसी हो गया। इसमें टर्म यूज़ होगी ED50, TD50, LD50। EC50 और ED50 एक ही बात है, और इसके बाद TD50 होगा, LD50 होगा। हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इसमें ये याद रखना है कि EC50 या ED50 जो है ना, थेरापेटिक ड्रग रेस्पॉन्स इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो थेरापेटिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन उसको हम EC50 कहेंगे या ED50। TD50 वो होता है जो टॉक्सिक ड्रग इफेक्ट इन 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, और LD50 वो होता है जो डेथ ड्रग इफेक्ट इन 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। याद रखना है कि थेरापेटिक होगा तो EC50, टॉक्सिक इफेक्ट होगा तो TD50 और लीथल यानी डेथ ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो हम उसको LD50 कहेंगे। ये हो गया। इसके बाद दो टर्म्स और यूज़ होती हैं कि बी मैक्सिमम और KD क्या होता है। बी मैक्सिमम और KD। बी मैक्सिमम ये होता है कि जिसमें ना ऑल रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड एंड मैक्सिमम रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, और KD50 ये होता है कि जिसमें 50% ऑफ द रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड। अब इसमें EC50 या अगर इसमें याद रखना है कि E मैक्सिमम और EC50 में क्या डिफरेंस है, बी मैक्सिमम और KD में क्या डिफरेंस है। याद रखना है कि E मैक्सिमम और EC50 में हम मैक्सिमम रेस्पॉन्स को देखते होते हैं, बी मैक्सिमम और KD में हम रिसेप्टर्स की ऑक्यूपेशंस और कितने रिसेप्टर ऑक्युपाइड हैं और कितना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, रिसेप्टर की ऑक्यूपेशंस को हम देखते होते हैं बी मैक्सिमम। ई मैक्सिमम में हम मैक्सिमम रेस्पॉन्स को देखते होते हैं। अब आ जाता है कि ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व क्या है, काउंटर डोज रेस्पॉन्स कर्व क्या है। ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व ये है कि मतलब व्हेन द रेस्पॉन्स ऑफ ए पार्टिकुलर रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम इज मेजर्ड अगेंस्ट इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग। अब इसको मैं सिंपल कहूँ कि फरसान फार्मा के 2 चैप्टर तो आसानी से कर रहा है। अगर सराहन को उसी टेस्ट में 5 चैप्टर दे दिए जाते हैं तो फिर उसका क्या रिस्पांस होगा। लाइक सराहन पे फार्मा का इफेक्ट सिर्फ एक पार्टिकुलर रेस्पॉन्स होगा ना, दैट इज़ मेजर्ड बाय ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व। अगर यही रेस्पॉन्स हमने एक पॉपुलेशन में मेजर करना है तो उसको हम करेंगे क्वांटर डोज रेस्पॉन्स कर्व से। अब ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व की क्या डेफिनेशन बनेगी, व्हेन द रेस्पॉन्स ऑफ ए पार्टिकुलर रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम इज मेजर्ड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड
एज ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, ये हो गया। इसके बाद काउंटर डोज रिस्पॉन्स कर्व में यही होगा कि हमने ना सेम इसी तरह के एक क्लास है, ठीक है ना, उसमें ना अगर एक टेस्ट में 2 चैप्टर हैं उसमें 80 बच्चे पास हो जाते हैं, 20 फेल होते हैं। अगर उसी टेस्ट में 5 चैप्टर लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 20 बच्चे पास होते हैं और 80 फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ एक डिज़ायर्ड रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, फिर इसमें एक लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। डिज़ायर्ड में यही होगा कि फिर हम 2 चैप्टर दे देंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं, ठीक है ना। अगर लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसमें फिर हम 5 चैप्टर दे देते हैं, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ 20 बच्चे पास होते हैं और 80 फेल हो जाते हैं। When the minimum dose required to produce a specified response is determined in each member of a population, the control dose response curve, this is called control dose response curve। अब इसमें ना एक पैरामीटर्स होते हैं कि क्रेडिट डोज रेस्पॉन्स कर्व से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और काउंटर डोज रेस्पॉन्स कर्व से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए ये याद रखना है कि ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व से हमें ना एफिकेसी का पता चलता है और EC50 पोटेंसी का पता चलता है, बी मैक्सिमम और KD का पता चलता है। क्वांटर डोज रेस्पॉन्स कर्व में ED50 EC50 पोटेंसी, TD एंड LD50 का पता चलता है, थेरापेटिक इंडेक्स एंड थेरापेटिक विंडो का पता चलता है। एक बात याद रखना है कि एफिकेसी जो है ना सिर्फ ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व से ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व से हमें पता चल रही है और जो पोटेंसी है ना वो दोनों से पता चलती है कि ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व से भी और क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व से भी। अब इसमें इतना याद रखना है। और इसके बाद एक होते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, एक इन्वर्स एगोनिस्ट होते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट वो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए फुल एगोनिस्ट अ पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर। अब ये क्या होगा कि पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है, वो फुल एगोनिस्ट की प्रेजेंस में इनहिबिटर का काम कर रहे होते हैं। लाइक अब एक फुल एगोनिस्ट है, ठीक है ना, वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस करवाता है। अगर उसी रिसेप्टर पे फुल एगोनिस्ट के रिसेप्टर पे एक पार्शियल एगोनिस्ट जाके बाइंड करता है तो वो मैक्सिमम रिस्पांस नहीं प्रोड्यूस करवाएगा, अपना पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए फुल एगोनिस्ट अ पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर। अब ये हो गया। इसके बाद इनवर्स एगोनिस्ट हैव एन हायर अफिनिटी फॉर द इनएक्टिव। इन्वर्स एगोनिस्ट वही होते हैं कि जो फुल एगोनिस्ट है ना उसके अगर रिसेप्टर्स पे इन्वर्स एगोनिस्ट जाके बाइंड करते हैं तो वो जो रिस्पांस प्रोड्यूस होना था उसके अपोजिट रिस्पांस प्रोड्यूस करवाएगा, यानी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करा देगा। ये हो गया। इसके बाद स्पेयर रिसेप्टर्स में ये याद रखना है कि इसमें ना हम EC50 और KD को कंपेयर करते हैं। अगर EC50 KD से लेस देन हो गई तो फिर स्पेयर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर EC50 ग्रेटर होगी KD से तो स्पेयर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। ये हो गया। अब इसमें हमने एंटागोनिस्ट की टाइप्स पढ़ ली हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग रिसेप्टर्स। इसमें ये याद रखना है कि जो इसमें सब ये नाम याद रखने हैं, जिस तरह लिगेंड एक्टिवेटेड और मॉड्यूलेटेड मेम्ब्रेन आयन चैनल्स है। इसमें ये होता है कि एक लिगेंड है वो आके बाइंड करता है, ठीक है ना, लाइक एसिटाइलकोलिन है वो मसल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और वहाँ पर मसल की कंट्रैक्शन करवा रहा होता है। इसी तरह सोडियम पोटाशियम चैनल्स होते हैं, ओपन होते हैं तो रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग रिसेप्टर्स हैं। इस तरह जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी साइक्लिक AMP IP3 और DAC की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर स्टीरॉयड्स। और इस तरह मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर्स इफेक्टर एंजाइम्स, इसमें इंसुलिन टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स और टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह जैक-स्टैट पाथवे होता है, ठीक है, जिसमें जैक-स्टैट एक्टिवेट होता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करवाता है। इसी तरह ये हो गया आप टाइप्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन एंड सिग्नलिंग रिसेप्टर्स। इसके बाद एक आखिरी चीज़ है कि थेरापेटिक इंडेक्स और थेरापेटिक विंडो क्या होता है। थेरापेटिक इंडेक्स ये होता है कि TD50 और ED50, यानी थेरापेटिक डोज ओवर इफेक्टिव डोज। इसको हम इनकी रेशियो को थेरापेटिक इंडेक्स कहेंगे और जो रिजल्टिंग डिफरेंस बनेगा ना उसको हम थेरापेटिक विंडो कहते हैं, ठीक है ना। बाय थेरापेटिक इंडेक्स वही कैन डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। अब TD50 और ED50 की रेशियो को थेरापेटिक इंडेक्स कहेंगे और जो इनका रेशियो बनेगी रिजल्टिंग डिफरेंस इज थेरापेटिक विंडो। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 फार्माकोडायनामिक्स।